हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू नो कि अगस्त के बाई मंथली एग्ज़ाम होने जा रहे हैं आप लोगों के। बेटा इससे पहले 3 डेज़ की वीडियोस आ चुकी हैं। चैप्टर नंबर 1 जो फर्स्ट डे में डिस्कस किया गया, चैप्टर नंबर 2 एंड 3 सेकेंड डे में डिस्कस किया गया, और चैप्टर नंबर 3 एंड 4 यूनिट फर्स्ट का 3 एंड 4 जो चैप्टर था यूनिट डे नंबर 3 डिस्कस किया गया। सो 3 दिन में यूनिट फर्स्ट डिस्कस किया गया कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। सो न्यूमेरिकल फर्स्ट यूनिट के अंदर न्यूमेरिकल सिर्फ 1 मार्क्स में आएंगे। सो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आप लोग देख सकते हो। जो भी आपके पास मेन बुक है, मॉडर्न दिनेश जो भी बुक है बेटा, उसके बैक क्वेश्चंस एक बार जस्ट देख लो। अब चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर देखो। 1 मार्क्स के MCQs आएंगे बेटा आपके 5 टी मतलब थियोरी क्वेश्चंस ही आएंगे, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा। 2 मार्क्स के बेटा आपको 2 क्वेश्चंस थियोरी क्वेश्चंस आएंगे प्लस एक न्यूमेरिकल और डाल के लिखा है, मतलब चॉइस के अंदर आएगा। मतलब मान लो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर एक थियोरी क्वेश्चन है और डाल के एक न्यूमेरिकल होगा। दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। इसका मतलब न्यूमेरिकल में आपको चॉइस है, आप लोग थियोरी करके जाना है तो थियोरी भी पढ़ के जा सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत छोटे से न्यूमेरिकल्स होते हैं, इजीली कैलकुलेशन हो जाती है। सो कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउड है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग न्यूमेरिकल्स ज़रूर करके जाओ। बच्चे न्यूमेरिकल से डर जाते हैं इसलिए छोड़ जाते हैं। सो ट्राई करो कि न्यूमेरिकल ज़रूर करके जाओ, ठीक है। न्यूमेरिकल आपके पेज भी बचाएगा, टाइम भी बचाएगा। सो अदरवाइज़ अगर आप न्यूमेरिकल को छोड़कर भी जाओगे 2 थियोरी के क्वेश्चंस आप लोगों के हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा 2 थियोरी क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स के आएंगे, मतलब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आएंगे। इसमें एक आपको इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस मतलब 2 क्वेश्चंस इसमें से ऐसे होंगे, एक क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन में आपको चॉइस होगी, इंटरनल चॉइस होगी। सो थर्ड सेकंड यूनिट में 3 मार्क्स के मान के चलो कि 3 क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर हो गया? इतनी चीज़ हो गई क्लियर। 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब एक में इंटरनल चॉइस होगी। अगर आप न्यूमेरिकल छोड़ के जाओगे तो कोई चॉइस नहीं बचेगी, 2 आपको थियोरी क्वेश्चंस ही करने होंगे। 3 मार्क्स के 2 थियोरी क्वेश्चंस आएंगे और उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगी। क्लियर हो गया जी? सो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 5 जो क्वेश्चंस है, मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 चैप्टर्स हैं। अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड 2 चैप्टर्स हैं, अकॉर्डिंग टू CBSE ये चैप्टर नंबर 3 है। जैसे पंजाब बोर्ड में हर यूनिट के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 ऐसे गिवन होता है। CBSE में सारी बुक को एक ही चैप्टर में डिवाइड किया गया, मतलब कि यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 1 एंड 2 था, और ये यूनिट नंबर जो 2 है ये पूरा चैप्टर नंबर 3 है CBSE के अंदर। सो अगर मैं कहीं पे भी चैप्टर लिख रही हूँ तो चैप्टर देखकर कंफ्यूज मत होना, यूनिट देख लेना। यूनिट कभी चेंज नहीं होंगे। चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू CBSE उन्होंने अलग मार्किंग की हुई है और पंजाब बोर्ड ने अलग। अब CBSE के अकॉर्डिंगली ये चैप्टर नंबर 3 है और पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंगली यूनिट सेकंड का ये चैप्टर नंबर 1 है और ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है जी। सो बेटा सेकंड चैप्टर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से। अदरवाइज़ बेटा क्योंकि एक क्वेश्चन तो मतलब ऐसा होगा जो कंपलसरी है, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे। इसका मतलब चैप्टर नंबर 1 में से भी कोई ना कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। सो इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी प्रिपेयर हो जाए। चलिए बेटा अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशंस और फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। जैसे रेजिस्टिविटी हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसके यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। इवन CBSE पंजाब बोर्ड दोनों में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, देन रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। अच्छा ये चीज़ें बेटा CBSE बोर्ड में एट प्रेजेंट नहीं है, 2022-23 वाले सेशन में ये नहीं है, लेकिन पंजाब बोर्ड में PSEB में ये इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो इस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करनी है। सिमिलरली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इससे रिलेटेड आप लोगों को न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। आपने 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने हैं इस चैप्टर में से, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट यूनिट में से आप लोगों ने सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने थे न्यूमेरिकल, सेकेंड यूनिट में आपने 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने हैं। अदरवाइज मैं बताऊंगी कौन कौन से न्यूमेरिकल्स करने हैं। जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हो गया, ये वाले जो फॉर्मूलेज हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। 2 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे बेटा कलर बैंड वाले जो क्वेश्चंस हैं रिसेंट टाइम में कभी कभी आएंगे, मतलब आने के चांसेस 40 to 50% है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत इजी है। आपने सिंपल एक लाइन याद करनी है, बी रॉय हैज़ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। अब देख लो 10 कलर्स बन रहे, मतलब 10 लेटर्स लिखे हैं तो लिखें। स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से, देन 1। अब ग्रीन देख लो बेटा, ग्रीन कहाँ पे आ रहा है, ये ग्रीन आ रहा है। सो 0 1 2 3 4, ये आ गया 5। सो ग्रीन पे कौन सा नंबर है, 5। सो पहला नंबर, फर्स्ट फिगर कौन सी होगी, 5। नेक्स्ट इज येलो। अब येलो कौन सा है, नंबर 4। येलो कौन है, नंबर 4। नेक्स्ट वन इज अ सिल्वर। अब देखो थर्ड कलर उन्होंने कोई मेंशन नहीं करा, अदरवाइज 3 कलर्स होते हैं। गोल्ड सिल्वर नेकलेस 4th बैंड है, इसका मतलब थर्ड कलर कोई भी आपको गिवन नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर मतलब गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड 5%, सिल्वर 10%, नो कलर मतलब कोई भी कलर नहीं है। सो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में एरर है बेटा, इन्होंने 20% लिखा हुआ है कि नो कलर, मतलब सिल्वर को थर्ड कलर कंसिडर किया है। थर्ड पे मतलब इन्होंने रेड कलर आना था अगर यहाँ पे होता, ठीक है। सेकेंड 2 नंबर अगर 2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, रेड, या तो यहाँ पे रेड मिसिंग है, ठीक है। सिल्वर 10% था, सो आंसर गलत गिवन है यहाँ पे। सो क्वेश्चन ये क्वेश्चन छोड़ ही दो आप, क्योंकि क्वेश्चन में गलती है या फिर आंसर में गलती है। नेक्स्ट है व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के यूनिट्स की है पर ओम पर मीटर, ये इंपॉर्टेंट है CBSE पंजाब बोर्ड दोनों में। What happened to the resistance of metallic wire when its temperature is reduced to 0? अगर आप टेम्परेचर को रिड्यूस कर दोगे देन मेटेलिक कंडक्टर मतलब मेटल्स को क्या होगा, कंडक्टर्स को क्या होगा, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE पंजाब बोर्ड दोनों के लिए, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को या रेजिस्टेंस को क्या होगा, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को क्या होगा, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी को क्या होगा। ध्यान से सोच लो बेटा, ध्यान से ये क्वेश्चंस करने हैं। हमें ये पता है कि जैसे ही रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, आपने जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, हम लोग मेटल्स की बात कर रहे हैं, मतलब कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज़ करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगी। रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। देखो उल्टा लिख दिया, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ हो जाएगी। मैंने इंक्रीज़ वाला बताया तो डिक्रीज़ वाला यहाँ पे लिखा है ना। व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रिड्यूस टू 0, मान लो हमने टेम्परेचर को 0 कर दिया तो आपकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। अगर रेजिस्टेंस 0 हो गई, ऐसा कोई कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस ही ना हो, वैसे तो ऐसा कोई होता ही नहीं है, बहुत मतलब इसको बनाने के लिए, सुपर कंडक्टर्स को बनाने के लिए काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ती है। नेचर में ऐसा कोई मटेरियल नहीं है, ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जिसकी रेजिस्टेंस 0 हो, कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी। सबसे बेस्ट जो है सिल्वर है हमारे पास कंडक्टर, उसकी भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो अगर उसकी रेजिस्टेंस 0 हो गई तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा, इट मे बिकम अ सुपर कंडक्टर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द कॉपर वायर इज स्ट्रेस टू डबल इट्स लेंथ, मान लो अपने कॉपर वायर को डबल कर दिया लेंथ को, मतलब L पहले L थी L1, अब L2 कितनी हो गई या L डैश कितनी हो गई 2L, डबल कर दी।
हाउ इट्स रेजिस्टिविटी विल चेंज, रेजिस्टिविटी कभी नहीं चेंज होगी, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है दैट इज डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, बट जो रेजिस्टिविटी है ये टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करेगी, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। यहाँ पे पूछा गया कि रेजिस्टेंस को क्या होगा, रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होती, ये चीज़ अपनी कॉपी के ऊपर बड़ी बड़ी करके लिख लो। जो रेजिस्टिविटी है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे, नंबर 2 इज़ अ टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर और नेचर की तो बात हो नहीं रही, उन्होंने बोला कि वायर को स्ट्रेच कर दिया, मतलब लेंथ या एरिया इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डू नॉट चेंज अपॉन द डिमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। सो इवन डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, चाहे हाफ कर दो, कुछ कर दो, रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द रेस्ट ऑफ एनर्जी इन द लाइट बल्ब हुज एफिशिएंसी इज सो लो। अगर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम होगी किसी बल्ब की, देन जो रेस्ट वाला एनर्जी होगी वो कहाँ जाएगी, जितनी भी रेस्ट पे एनर्जी होगी, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वहाँ पे जो भी एनर्जी होगी वो क्या होगी, हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, मतलब आपका बल्ब गर्म हो जाएगा। गर्मी मतलब वो गर्म किस वजह से हुआ, क्योंकि उसने एनर्जी लॉस कर दी। रेस्ट ऑफ द एनर्जी गेट वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, बताओ क्या है। आउट ऑफ मेटल एंड अलॉयज विच हैज़ द ग्रेटर वैल्यू ऑफ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन CBSE एज वेल एज पंजाब बोर्ड। अब आपने एक आर्टिकल किया होगा कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है फॉर मेटल्स, ठीक है, इसका मतलब कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हाई होगी मेटल्स की। सिमिलरली अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी फॉर सेमीकंडक्टर्स, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी फॉर इंसुलेटर्स। अब इन्होंने बोला मेटल्स एंड अलॉयज, मेटल्स मतलब कंडक्टर्स, अलॉयज मतलब जो सेमीकंडक्टर्स या किसी दो मटेरियल से मिलकर बने हुए अलॉयज, है ना, उनकी वैल्यू ग्रेटर वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, हाईली पॉजिटिव, सो मेटल हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल पावर, सिंपल डेफिनेशन है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, आपने डेफिनेशन देनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर, ओमिक डिवाइस। अच्छा, ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइस, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट। EMF ऑफ सेल, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स वेरीज विद राइज इन टेम्परेचर। देखो यही क्वेश्चन दोबारा से आ गया, टेम्परेचर वाला। अब कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी वाला हमें पता है, कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, रो। सो कंडक्टिविटी हमें पता है कि मेटल्स में क्या होगा, जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, जो आपकी रेजिस्टिविटी होगी वो भी इंक्रीज करेगी। सेम इन अ मेटल्स और सेम इन अ सेमीकंडक्टर्स। अब रेजिस्टिविटी के बारे में तो पूछा नहीं, कंडक्टिविटी के बारे में पूछा है। रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। इसका मतलब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगी आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। देख लो, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज कर गई, सो दैट द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही आपने टेम्परेचर को राइज किया आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से बस एक बार पढ़ लो, आपको सारे 1 मार्क्स के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे, उनके सारे आंसर्स इसी पॉइंट से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बस रेजिस्टिविटी वाला लर्न कर लो, कंडक्टिविटी तो पता ही है उसके उल्टा होगा। नेक्स्ट है वाई कॉन्स्टेंटन इज यूज टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉयल। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉयल कॉन्स्टेंटन, यूरेका या मैग्नीन की क्यों बनती है। यहाँ पे कॉन्स्टेंटन वर्ड हो सकता है, मैग्नीन वर्ड हो सकता है, या यूरेका वायर हो सकती है। ऑल आर सेम, ऑल ऑफ ऑलमोस्ट सेम मटेरियल होते हैं ये। So temperature coefficient of resistance of constant is always low, constantan is always low। हमेशा इसकी coefficient मतलब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव तो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा कम होगी। इट्स रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, जिसकी वजह से टेम्परेचर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करोगे। सो दैट इज़ वाई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉयल बनाने के लिए, कॉयल्स को बनाने के लिए हम लोग कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन या फिर यूरेका वायर यूज़ करेंगे। सिमिलरली बेटा 17th क्वेश्चन है वो भी सेम ही है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 15 था। नेक्स्ट 16 और 18 सेम क्वेश्चन है, यूरेका वायर के बारे में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई द कॉपर इज यूज टू मेक द
कनेक्टिंग वायर, कॉपर को कनेक्टिंग वायर के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी हाई है और रेजिस्टिविटी काफ़ी लो। सो सिंपल लिखना है कि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ लो और कंडक्टिविटी क्या है इसकी? हाई। नेक्स्ट इज वाई मैग्नीन इज यूज टू मेक द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉयल। अभी मैंने बोला बेटा कभी मैग्नीन आ जाएगा कभी यूरेका आ जाएगी, सो आंसर सेम ही रहेगा इसका। हाउ डज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर वेरीज विद राइज इन टेम्परेचर। अगेन वही चीज़ आ गई, अगर टेम्परेचर को राइज करोगे, मेटल मतलब कंडक्टर है, सो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सो जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा रेजिस्टेंस ऑफ मेटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज विद राइज इन अ टेम्परेचर। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से ये वाली चीज़ें तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। डिफाइन 1 एम्पेयर डिफाइन करना है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर और अमीटर क्या है ये, अदरवाइज 3rd यूनिट का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हो, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी, और अमीटर की 0। नेक्स्ट है फॉर अलॉय इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज हाई। जो अल्फा की वैल्यू होगी वो हाई होगी, हाई नहीं है पॉजिटिव होगी बट लो होगी, सो फॉल्स आंसर। फ्यूज वायर इज अ वायर ऑफ, फ्यूज वायर कैसी वायर है जिसकी रेजिस्टेंस हाई होगी और मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, सो आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विथ, मतलब रो की वैल्यू मेटल के केस में, कंडक्टर के केस में रो इंक्रीज होगा विद राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करा रो इंक्रीज हो जाएगी, उन्होंने बोला रो इंक्रीज होगी किसके साथ? टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलो आवर में कितने जो पॉइंट्स होते हैं? दैट इज 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अब ध्यान से देख लो, यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 3.6, यहाँ पे -6 है, सो ये तो नहीं होगा, -5 भी नहीं होगा, इन दोनों में से कुछ होगा। अब क्या करो, पॉइंट्स को हटा दो, पॉइंट हटा दिया, 10 पॉइंट नीचे, एक 0 के साथ कैंसिल, सो 36 इंटू 10⁵ जाउल। सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट 1 मार्क्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। रिलैक्सेशन टाइम रिसेंट टाइम में ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना। रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना उसके साथ ही डेफिनेशन आएगी, सो इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एक बार अच्छे से कर लेना। ठीक है जी। सो सुपर कंडक्टर ठीक है, हो सकता है आ सकता है। थर्मिस्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एक ऐसा सेंसिटिव हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है हुज रेजिस्टेंस वेरीज अप्रोप्रिएटली विद टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर राइज करोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा एक हीट सेंसिटिव रेजिस्टर को हम लोग थर्मिस्टर बोलेंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑन अ रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन एक बार कर लेना, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर जैसे जो हम लोग बोल सकते हैं कि टर्म वाइज पेपर थे उनमें ये क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के आया था, सो आप लोग एक बार इसे पढ़ लेना। ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइस इज इम्पॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लेना और कम से कम 4 पॉइंट्स ज़रूर लिख कर आओ। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं, अपनी बुक चेक कर लो, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लिख कर आओ। मेटल है सेमीकंडक्टर, मेटल्स आर कॉल्ड व्हाट हैपन टू कंडक्टिविटी एंड वाई, वही चीज़ है टेम्परेचर रेजिस्टेंस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे क्या होगा, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के दोबारा से आ रहा है। 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। ठीक है, देन वी आई ग्राफ आपको गिवन है T1 T2, इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, अगर T1 ज़्यादा बड़ा है T2 का T2 से, सो क्या इसकी रेजिस्टेंस कैसी होगी? V किसके इक्वल है? IR, ये रहा V और ये रही I, सो R किसके इक्वल होगा? V ओवर I के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो A की होगी, क्योंकि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जिसकी वोल्टेज ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस हाई होगी। ठीक है, इसका मतलब A की रेजिस्टेंस क्या होगी? हाई होगी एज कंपेरेटिव टू B। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल A इज मोर देन B। दोबारा से डायग्राम देख लो, जिसकी दोबारा से ये वाली डायग्राम देख लो। ठीक है, ये V है, V इज इक्वल टू IR, सो
जिसकी V ज़्यादा बड़ी होगी उसका R उतना ही ग्रेटर होगा, ठीक है। V इज टू आई आर है और A की वैल्यू V ज़्यादा बड़ी है एज कंपेरेटिव टू B, सो A की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी एज कंपेरेटिव टू V। क्लियर हो गया क्वेश्चन जी। नेक्स्ट पे आ जाओ अब। नेक्स्ट है ऑन व्हाट फैक्टर डज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड करेगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक तो कैसा नेचर है इलेक्ट्रोड्स का, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, दो इलेक्ट्रोड्स जो सोल्यूशन के अंदर है उसमें डिस्टेंस कितना है, डी कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, आप इलेक्ट्रोड कैसा ले रहे हो, पतला सा इलेक्ट्रोड ले रहे हो, मोटा ले रहे हो, कैसा ले रहे हो। वायर इज कैरिंग करंट, इज इट चार्ज, ये भी क्वेश्चन एक दो बार रिपीट हुआ है। नोनोमिक डिवाइसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8th थोड़ा लेस इम्पॉर्टेंट है, 9th भी थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट जो बोल सकते हैं 2021 में जो सैम्पल पेपर्स हैं उनमें ये इस तरह का क्वेश्चन 9th का क्वेश्चन काफ़ी मिलेगा। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल किनसे बनती है। अच्छा, अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पूछ लेंगे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल कौन से मटेरियल की बनती है। अदरवाइज 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आएगा कि मैग्नीन की क्यों बनाते हैं, कॉन्स्टेंटन की क्यों बनाते हैं, यूरेका की क्यों बनाएंगे। वही क्वेश्चन है, सिर्फ वर्डिंग चेंज हो गई, आपको आंसर में थोड़ा सा चेंजेस लानी है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। नेक्स्ट भी वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेजिस्टिविटी की जो कोफिशिएंट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, सेमीकंडक्टर का भी इंक्रीज करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। डिक्रीज यहाँ पे इसलिए लिखती है क्योंकि अल्फा की वैल्यू थोड़ी सी लेस पॉजिटिव होती है, ठीक है। वाई आर कनेक्टिंग वायर मेड ऑफ कॉपर, कॉपर से क्यों बनती है, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी हाई है और रेजिस्टिविटी लो। नेक्स्ट आ जाओ, रेजिस्टेंस क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आ सकता है पेपर में। ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, ईएमएफ ऑफ सेल ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डज डिपेंड, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाओ 2 मार्क्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है सिर्फ एक बार देख लो, इन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो जिन बच्चों का टारगेट 35 में से 35 है या 70 आउट ऑफ 70 है, वो बच्चे तो हर क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, जो बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, अब देखो 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे ना, 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। चलो वैसे तो 2 ही क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन कंपलसरी होगा, दूसरा क्वेश्चन में और आके आएगा। इसका मतलब बेसिकली देखा जाए तो 3 क्वेश्चंस टोटल आएंगे, 1 2 3, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आने के चांसेस ऐसे बोल सकते हो कि 80 to 90% मान के चलो या 95% मान के चलो कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला। वैसे भी देख सकते हो 2009, 10, 13, 16, 10, 13, 10, 11 मतलब सितंबर जुलाई, ये क्वेश्चन आता ही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, ठीक है। सो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको, और डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना के आनी है इसकी। इसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्टेन एन कंडीशन फॉर द मैक्सिमम करंट थ्रू द नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज और सेल्स इन पैरेलल है, विच इज़ अ वेरी लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसको छोड़ के जाना चाहते हो तो 100% छोड़ जाओ, क्योंकि 2010 के बाद ये क्वेश्चन कभी दिखा ही नहीं। पंजाब बोर्ड में ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन CBSE में ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या है, ये बहुत बार रिपीट होगा, ये 3 मार्क्स के अंदर काफ़ी चांसेस हैं कि ये रिपीट होगा। सो मान के चलो कि 70 to 80% चांस है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब देख सकते हो कि अलग अलग सालों में ये आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है जी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर आपको बहुत डिटेल में समझनी है तो बेटा यूनिट प्लेलिस्ट में जाना, यूनिट 2 ओपन करना, चाहे हिंदी वाली प्लेलिस्ट ओपन कर लेना, चाहे पंजाबी वाली, दोनों में एक्सप्लेन किया है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जो रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल है। अदरवाइज ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। 3 में काफ़ी कम चांसेस है, 2 में आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, बिकॉज इसके न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आर्टिकल आप लोग थोड़ा सा मतलब
ध्यान से नहीं भी पढ़ोगे तब भी चलेगा। एक्सप्लेन कलर कोड ऑफ द कार्बन रजिस्टर, ये आप लोग एक बार अच्छे से देख लो कि टेबल कैसे बनाना है, कैसे करना है, अदरवाइज दिस इज अ लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं इसके। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन सीरीज एंड पैरेलल। अगर ये 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो दोनों कंबाइन होकर आएंगे, अकेला अकेला क्वेश्चन कभी नहीं ऐसे आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये क्वेश्चन लॉन्ग में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ बेटा, ये 95% चांसेस है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड आउट करना है कि आपने उसको ओम्स लॉ में ड्राइव करना है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मान के चलो 50 to 60% चांस है इस क्वेश्चन के आने के, बट लेस इम्पॉर्टेंट है। फिर भी पिछले 4-5 सालों में ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, आप पढ़ लो इसे अच्छे से। नेक्स्ट, अगेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, दोबारा से आया हुआ है, ठीक है जी। ये रही थी आपकी मार्किंग स्कीम, ठीक है। मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली आपने 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, ठीक है, एक में एक इंटरनल चॉइस होगी, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, क्लियर हो गया जी। सो एक बार इसके न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर था, सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर था। सिमिलरली हम लोग सेकंड चैप्टर भी एक बार देख लेंगे, इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बेटा इसके न्यूमेरिकल आपको 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। जैसे ये न्यूमेरिकल हो गया, ये थोड़ा सा लेंथी है, हल्का सा लेंथी है, ऐसे न्यूमेरिकल आप जस्ट एक बार देख लो। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है, 3 में तो आ नहीं सकता। सो इसे थोड़ा सा मतलब 2 मार्क्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो जो रेजिस्टेंस वाले हैं। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर वाले, वो बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं। सो ऐसे न्यूमेरिकल्स आप एनर्जी और पावर वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जैसे ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। अदरवाइज ये 3 में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन सिंपल है। सिंपल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आपको पता करना है, आपने सिंपल फॉर्मूला लगाना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल वाला, ये वाला R इज इक्वल्स टू E/V-1 R। E आपको गिवन है 2 वोल्ट और V गिवन है 1.5 वोल्ट -1, R की वैल्यू 9। जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, इसे सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। सो 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसे पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत इजी है, इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल है। सो बिल्कुल भी छोड़कर मत जाओ। सेम अब देखो, सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। देखो थर्ड क्वेश्चन इज सेम एज दैट ऑफ फिफ्थ, सो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़े से लेंथी है, सो 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, तो ये न्यूमेरिकल्स आप लोग छोड़ सकते हो। अब नेक्स्ट चलो, 2 रजिस्टर्स हैं व्हेन कनेक्टेड टुगेदर इज मैक्सिमम 45। मैक्सिमम जब आप कब होगा, जब आप इसको सीरीज में लगाओगे। RS मतलब 45 गिवन है और पैरेलल मिनिमम मतलब आपको आंसर गिवन है 10 ओम, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है आप लोगों को कहीं 2 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा जाए, बट वेरी रेयर चांसेस। अब आ जाओ 12th क्वेश्चन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, उसकी लेंथ L गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर और रेजिस्टेंस R गिवन है। ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे न्यूमेरिकल्स वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो भी कर लेना। सो बेटा न्यूमेरिकल्स में सारे आपको शो नहीं कर रही, अदरवाइज आप सेकंड यूनिट की प्लेलिस्ट में जाओगे ना, वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स की एक अलग से वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। सेकंड यूनिट की प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, सेकंड यूनिट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। हिंदी वाली लिस्ट खोल लेना तो ज़्यादा बेटर है। सो ऐसे क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन हो गए सिर्फ 2 मार्क्स के लिए इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। 25th इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 26 देखो सारे सेम क्वेश्चन है, सो 24, 25, 26 में से कोई एक क्वेश्चन करके देख लो। जैसे इस पेज पे भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि 2 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे 36 न्यूमेरिकल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत बार रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो। 37th इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसका नेक्स्ट आंसर 38 हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे न्यूमेरिकल ज़रूर करके जाना। अब आ जाओ 54 नंबर न्यूमेरिकल पे। मैंने सेंटर वाले सारे न्यूमेरिकल स्किप कर दिए, अदरवाइज आपको टेलीग्राम चैनल पे जो PDF मिलेगी ना, उसमें से आपको सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे।
सारे न्यूमेरिकल्स करने की ज़रूरत नहीं है, एक टाइप का सिर्फ एक न्यूमेरिकल कर जाओ एग्ज़ाम से पहले, बहुत है। अगर आपके पास बहुत टाइम होगा, जब आप रिवीजन करोगे तब एक एक न्यूमेरिकल करके देख लेना। अदरवाइज पेपर के पहले जब भी आपने पढ़ना, सिर्फ एक टाइप का एक न्यूमेरिकल या एक फॉर्मूले का एक न्यूमेरिकल देख लो, बहुत है। ठीक है जी। 54 रिसेंट वाला 2016 वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर कर लेना जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चन है। रिसेंटली ऐसे बोल सकते हैं कि 20 to 30% चांसेस है इसके आने के। सो चलिए सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड जो चैप्टर है इसमें 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। मान के चलो कि 10 to 20% चांसेस रहते हैं 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन के। न्यूमेरिकल आने के चांसेस ओनली 5%। इसका मतलब यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होता है। मुझे लगता है कि जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला क्वेश्चन हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल हो गया, या रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल वाला क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन हो गए चैप्टर नंबर 1 से। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएगा। सेकंड चैप्टर में से आप लोगों को क्वेश्चन, मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन ऑप्शन में इसी में से आएगा। बाकी तो देखो आपके टीचर्स पे डिपेंड करता है, आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कौन से चैप्टर में से डाल दें। देखो नेक्स्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, मीटर ब्रिज क्या है, 1 यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। दीज आर द लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जस्ट इसे पढ़ के जाना है, छोड़ के कोई नहीं क्वेश्चन जाना। ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गए, जैसे डायग्राम बनानी आ गई, वेरी रेयर चांसेस कि ऐसे आए। हाँ, लेकिन स्टेट एंड एक्सप्लेन किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, ये 2 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अकेला पोटेंशियोमीटर और उसका प्रिंसिपल आए, ये लेस इंपॉर्टेंट है कि 2 मार्क्स में आए, 3 मार्क्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गिव 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, 2 मार्क्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में है। Next is voltmeter is less accurate in measuring the potential difference than the potentiometer. Why? जो वोल्टमीटर होता है उसमें करंट ड्रॉन करेगा और पोटेंशियोमीटर में नहीं करेगा, यही इसका एक मेन रीज़न है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बीटस्टोन ब्रिज, ऑब्टेन इट फॉर बैलेंस्ड ब्रिज यूजिंग किर्चॉफ्स लॉ। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे भी मान के चलो कि 70 to 80% चांसेस रहते हैं कि ये क्वेश्चन आए। अदरवाइज आप देख भी सकते हो 2008, 12, 13, 14, 17, 13, 15, 16, सो ये कॉन्टिन्यूसली आता है। किर्चॉफ्स लॉ वैसे भी इंपॉर्टेंट है, बीटस्टोन ब्रिज वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है जब ये चीज़ आती है, यूजिंग किर्चॉफ्स लॉ ड्राइव द कंडीशन फॉर बीटस्टोन ब्रिज। आपने किर्चॉफ्स लॉ को यूज़ करके बीटस्टोन ब्रिज वाला आर्टिकल करना है, ना कि किर्चॉफ्स लॉ को ड्राइव करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किर्चॉफ्स लॉ ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं। यूजिंग किर्चॉफ्स लॉ को यूज़ करके आपने बीटस्टोन ब्रिज करना है। ठीक है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ बीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किर्चॉफ्स लॉ ड्राइव द कंडीशंस फॉर बीटस्टोन ब्रिज। कंडीशंस कौन सी थी, P over Q इज इक्वल टू R over S। ये कंडीशन आपने ड्राइव करनी है। क्लियर हो गया, किर्चॉफ्स लॉ नहीं ड्राइव करना। ये क्वेश्चन की वर्डिंग 3 के 3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ लो, और यहाँ पे बीटस्टोन ब्रिज वाला आर्टिकल आप लोगों ने करके आना है। डेरिवेशन आप लोग चेक कर सकते हो, इजी सा सिंपल सा आर्टिकल है। नेक्स्ट आ जाओ, स्टेट एंड एक्सप्लेन किर्चॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, जब भी ये क्वेश्चन आता है ना इलेक्ट्रिसिटी, तो बच्चे सोचते हैं कि फर्स्ट वाला लॉ इलेक्ट्रिसिटी है कि सेकंड वाला लॉ। बेटा दोनों लॉज, फर्स्ट लॉ है चाहे सेकंड लॉ, दोनों लॉज ही लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो करेंगे। सो अपने दोनों लॉज को एक्सप्लेन करना है, ये चीज़ ध्यान रख लो, अपनी कॉपी पे कहीं लिख लो कि अगर लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आए तो दोनों लॉज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। सो जिस भी कॉपी से जैसे भी आपने किया है, इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज है। आप लोग जिस भी बुक से या नोट से कर रहे हैं वैसे ही आप लोग एज सच करें। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब इस क्वेश्चन पे आओ। दिस क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर वाला, जो मैं मान के चलती हूँ कि 95 to 100% चांसेस है कि पोटेंशियोमीटर आएगा। पोटेंशियोमीटर चाहे 2 सेल्स वाला आ जाए, चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आ जाए, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो पोटेंशियोमीटर किसी भी बच्चे ने छोड़ के नहीं जाना।
सो बेटा डायग्राम ये मत बनाना, डायग्राम जो आपके बुक के ऊपर है या आपके नोट्स के ऊपर है वही बनाओ, ये थोड़ी सी गलती है इसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाओ, अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज की बेटा 3 एप्लीकेशंस हैं, 3 पार्ट्स हैं, जिसमें सिर्फ एक फर्स्ट वाला पार्ट ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वाला पार्ट ही आप लोगों ने करना है, आप लोग यही पार्ट कर लो, बहुत है। इवन आपके सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन, जो अगस्त का सैम्पल पेपर आया ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी फाइंड द अननोन टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ बीटस्टोन ब्रिज, विच इज़ अ वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2008 में आया, उसके बाद कभी नहीं आया, वो भी जुलाई कंपार्टमेंट वाले पेपर में। इसका मतलब ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ के जाओगे तब भी आपका चलेगा। अब नेक्स्ट आ जाओ, फॉर विच मटीरियल इज पोटेंशियोमीटर वायर जनरली मेड एंड वाई। सो ये क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर, आप लोगों ने लिखना है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल वाला करना है, ध्यान से पढ़ना है। अगर पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट आया तो इसी का पार्ट करना है। कुछ बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पढ़ते हैं, और जो इससे पहले हमने आर्टिकल किया था ना ई ओवर V-1 R वाला, बच्चे वो वाला ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ध्यान दे लेना कौन सा क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली पढ़ लेना। पोटेंशियोमीटर की 2 एप्लीकेशंस हैं, दोनों एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना। सो बेटा किरचॉफ्स लॉ हो गया इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में किरचॉफ्स लॉ हो गया, सेकंड बीटस्टोन ब्रिज हो गया, थर्ड पोटेंशियोमीटर हो गया, और जो फोर्थ है वो था आपका जिसमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये 5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, अदरवाइज एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, 100% है कि क्वेश्चन पक्का ही आएगा, हो सकता है कि 2 क्वेश्चंस में मिल जाए। क्लियर हो गया जी। सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपके व्यूज़ आएंगे, आप लोग देखोगे बेटा, तभी काम करने का मन करता है, तभी वीडियोस अपलोड करने का मन करता है। सो प्लीज़ वीडियो को जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, और इसके न्यूमेरिकल्स आप लोग देख सकते हो 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 मार्क्स में ऐसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। सो बेटा लास्ट टाइम जो टर्म 1 टर्म 2 के एग्जाम्स हुए थे ना, उनमें ही ऐसे क्वेश्चंस आए थे। अदरवाइज पिछले 10 ईयर्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस कम मिलेंगे, लेकिन लास्ट जो हमारा टर्म वाइज क्वेश्चंस थे उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ये एक बीटस्टोन ब्रिज का एक क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चंस है इसके, सेम मेथड है इसका। सो इनमें से कोई एक करके देख लो, सारे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2011 सितंबर में आया था, उसके बाद कभी नहीं आया, ठीक है। सो ये हम कर रहे हैं बेटा एपेक्स की बुक से कर रहे हैं, जो कि 10 ईयर की सॉल्ट बुक है। आपको ये नहीं है कि अपने अलग अलग बुक्स को बेटा परचेज नहीं करना। बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी, मैडम एपेक्स बुक्स में आप लोग पढ़ा दो एक्सेट्रा। अदरवाइज बेटा मेरे अकॉर्डिंगली एक्यूरेट ही बेस्ट है। एक्यूरेट एक ऐसी बुक है जिसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स हर तरह के क्वेश्चंस प्लस MCQs, फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, हर एक चीज़ मिल जाएगी। और पिछले 2 साल से एक्यूरेट में से 100%, 2 साल से 100% सिलेबस एक्यूरेट की बुक में से आ रहा है, ठीक है। सो 10 ईयर ज़रूर करके जाओ। 10 ईयर में 80% पेपर ऐसा होता है कि 10 ईयर का ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।